हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहचान, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और उनके रूप अर्थात इनकी फॉर्म कौन कौन सी हम मेन वर्ब के फॉर्म को हम यूज करते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप समय पर पाते रहें। लेट्स गो टू द वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम लोग पहचान की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य टेंस के अंतर्गत आते हैं। कौन से टेंस के अंतर्गत? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अर्थात जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए ऐसे शब्द आते हैं। तो अगर किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो आप समझ जाइए वो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो मेन चीज़ आपको ध्यान देना है ये जो इसकी पहचान होती है। ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए ये ऐसे शब्द हैं जो वाक्य के अंत में होते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर वाक्य के अंत में कैसे आते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। और अगर हम फॉर्म की बात करें कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज किया जाएगा, तो इसमें दो फॉर्म यूज होती है। एक तो होता है फर्स्ट फॉर्म और एक होती है सेकेंड फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी और सेकेंड फॉर्म कहाँ लगेगी वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम थोड़ा सा भी पहचान समझते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह घर गया। अर्थात इस गया में अगर आप लास्ट में देखें तो कौन सा अक्षर आया हुआ है? बड़ा या आया हुआ है। अब बड़ा या अगर आप देखें तो किससे बनेगा? या प्लस बड़ा आ से। तो अब यहाँ पर लास्ट में क्या आया? आया। तो आने पर आपको क्या पता चलता है कि जिन वाक्यों के अंत में बड़ा आ जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो बड़ा आ भी आ सकता है, बड़ी ई या फिर ए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे भी आता है, आ, ई, ए नहीं आता। तो यदि ता था आता है तो भी पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर आ, ई, ए आता है तो भी पास्ट इंडेफिनिट। अब जैसे इस वाक्य में देखिए, इसमें लास्ट में क्या आया है? ता था। तो इस ता था को देखकर आप इजीली समझ सकते हैं कि वाक्य किस टेंस पर बेस्ड है? पास्ट इंडेफिनिट पर। तो ये ता था भी आपका पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत हो गया। अब यहाँ पर देखिए, दिया, उसने हमें एक पेन दिया। तो इस पेन में अगर देखें लास्ट में तो या आया हुआ है। अब या का मतलब सेम वही चीज़ होगी जो अभी हमने आपको सिखाया हुआ है, या प्लस बड़ा। तो लास्ट में बड़ा आता है। सो गाइस, ये थी पहचान जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको ये सारे शब्द मिल रहे हैं जो ऊपर डेफिनेशन में आपको बताया गया है, तो आप इजीली समझ सकते हैं वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब गाइस आगे बढ़ते हैं कि आखिर सबसे पहले हमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन करना हो तो हम ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये है हमारे सामने अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ रूल्स जो हम सीखने वाले हैं। रूल नंबर 1 ये है, सिंगुलर तथा प्लूरल, सिंगुलर तथा प्लूरल सभी के साथ मेन वर्ब मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था अर्थात मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये रूल नंबर 1 है जो आपको याद रखना है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ आपको मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब जो रूल नंबर 2 है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। हर टेंस में अपनी एक पर्सनल हेल्पिंग वर्ब होती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो कि इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना गाइस। तो ये कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। पहली चीज़ क्या है कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है। दूसरी क्या है? हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करना है। सो गाइस, फार्मूला आपको वही पुराना काम करने वाला है। सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद हमें लिखना है मेन वर्ब की दूसरी फॉर्म, और इसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट जो आप पहले पढ़ चुके हैं, और तीसरा अदर वर्ड। ये चार चीज़ें आपको फोकस करनी। तो अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? मैंने आज एक पत्र लिखा। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैंने। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मैंने है, इसलिए हमने यहाँ पर आई लिखा हुआ है। अब दूसरी बात क्या है? मेन वर्ब लाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम लिखना नहीं। तो मेन वर्ब क्या है? लिखना। और लिखने की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रोट। पहली फॉर्म होती है राइट, दूसरी होती है रोट,
और तीसरी होती है रिटन। तो यहाँ पर हमने दूसरी फॉर्म लिखा हुआ है रोट। इसके बाद हमें क्या लाना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिखा है उसने, एक पत्र। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अ लेटर, आई रोट अ लेटर। लास्ट में आपको टाइमिंग दिखानी, जो टाइम अदर वर्ड में आ गया आज, वो आपको लास्ट में लिखना है। तो मैंने आज एक पत्र लिखा, तो ये क्या है आई रोट अ लेटर टुडे। तो ये गाइस आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे की ओर चलते हैं, उसने खाना खाया। इसके लास्ट में भी देखिए बड़ा या आया हुआ अर्थात पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसमें भी आपको सेम फार्मूला लगाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट आपको लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है ही, तो ही आपने लिख दिया। इसके बाद सेकेंड फॉर्म, तो खाने की सेकेंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकेंड फॉर्म आपकी होती है एट। तो यहाँ पर हमने लिखा एट सेकेंड फॉर्म, ईट एट ईटन। तो यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म यूज कर दिया, ही एट द फूड। ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। रमेश ने आज एक महंगी किताब खरीदी। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है रमेश, तो रमेश हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हमने पहले रमेश लिखा। फिर हमें मेन वर्ड ढूंढनी है खरीदना। तो खरीदने की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बाई। बाई मतलब खरीदना, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म आप क्या लिखने वाले हैं, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बॉट, बाई बॉट बॉट। तो इसलिए हमने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज किया, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हमें सेकेंड फॉर्म यूज करना है। अब इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये पूरा है, क्या खरीदा है एक महंगी किताब, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो रमेश बॉट अ कॉस्टली, महंगी किताब, अ कॉस्टली बुक। फिर लास्ट में आपको टाइमिंग देना है टुडे। सो गाइस ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस, जो आपको पास्ट इंडेफिनिट में यदि अफर्मेटिव बनाना हो तो आपको दो चीज़ें विशेष याद रखनी है। पहले कि आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है, दूसरा आपको डिड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर, कि अगर हमारे सामने नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम कैसे इसको ईजिली तरीके से बना सकते हैं। तो अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, जो आपको बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना है। गाइस यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें किसी प्रकार की डबल हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। इसलिए सब्जेक्ट आपको सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको ये देखना ही नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। आप सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विशेष चीज़ है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी V1, अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। प्रथम अवस्था, उसमें हम सेकेंड फॉर्म यूज करते थे, यहाँ आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना। और हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे डिड नॉट। बस दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। फार्मूला आपका सेम है। सबसे पहले आपको लाना है सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा डिड नॉट, डिड नॉट, फिर क्या आएगा वही सेम मेन वर्ब की पहली अवस्था, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आप पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, वही फार्मूला आपको हमेशा काम आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें आपको गाइस याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। हमें नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स बहुत ही सरल तरीके से सीखना है। सो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा हुआ है, मैंने इस किताब को नहीं लिखा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है आई, हमारा सब्जेक्ट क्या है आई। इसके बाद आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। अब यहाँ पर लिखने की आपको राइट होती है फर्स्ट फॉर्म ही आपको लिखना है। तो आई डिड नॉट राइट। क्या लिखा है, क्या ऑब्जेक्ट है इस किताब को, दिस बुक। तो गाइस ये बहुत इजीली तरीके से हमने इसको बना लिया। उसने खाना नहीं खाया। अब इस वाक्य को देखा जाए तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि लास्ट में या आया हुआ है। तो अब सबसे पहले हमारा ढूंढना है हमें सब्जेक्ट, सेम मैटर है, खाना किसने खाना नहीं पकाया, अर्थात सब्जेक्ट ही है। यहाँ पर ही हमने लिखा ही। इसके बाद डिड नॉट, सेम मैटर जो आपने ऊपर सीखा। इसके बाद मेन वर्ब क्या है पकाना, पकाने की फर्स्ट फॉर्म कुक ही होती है, तो कुक लिख देंगे। ही डिड नॉट कुक, पकाया, क्या पकाया, ऑब्जेक्ट हमारा फूड है, द फूड। सो गाइस ये देखिए कितना इजीली बना दिया। सेम फार्मूला है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो हमने इसको बनाया। पिताजी ने कार नहीं खरीदी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है फादर, पिताजी।
तो फादर, इसके बाद डिड नॉट, फिर आपको मेन वर्ब लाना है बाई, तो फादर डिड नॉट बाई, क्या नहीं खरीदा, एक कार। अब गाइस यहाँ पर हमने एक कार लिखा हुआ, आप चाहते तो फादर डिड नॉट बाई द कार भी लिख सकते हैं, लेकिन कार खरीदा तो कहीं ना कहीं अगर चांसेस देखे जाए तो एक ही कार खरीदी जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हो फादर डिड नॉट बाई अ कार। अगर आप चाहें तो फादर डिड नॉट बाई द कार भी लिख सकते हैं। सो गाइस ये थे एग्जाम्पल्स पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के, जो बहुत ही ईजी है और आपको थोड़ा सा रूल्स याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, बहुत इजीली तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस से आगे, अर्थात इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़े से उसमें रूल्स ज़्यादा होते हैं, बट अगर आप समझेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो गाइस सबसे पहले हम रूल समझते हैं रूल नंबर 1। वो क्या होता है, आपको पहले भी हमने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन के लिए बताता हूँ। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वाक्य क्या से शुरू होने वाले और एक वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आने वाले। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 1 ये है, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, अर्थात क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो आपको जब भी वाक्य बनाना है तो सबसे पहले आपको डिड लाना है। ये हमने डिड लिखा हुआ है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना है। यहाँ भी गाइस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सेम लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या मैंने इस किताब को लिखा, यहाँ पर सबसे पहले क्या आया हुआ है। अब बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जैसे उन्होंने क्या देखा तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश बना देंगे व्हाट, जो कि गलत है। आपको व्हाट तो बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब वाक्य क्या से शुरू हो तो व्हाट इंग्लिश नहीं बनाई जाती है, बल्कि आपको हेल्पिंग वर्ब लिख देना चाहिए, वो व्हाट का काम करता है। इसलिए सबसे पहले आपको लिखना है डिड। अब आपका हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैंने, तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो मैंने की इंग्लिश होती है आई। अब आप कहेंगे सर आई मीन्स तो मैं होता है, तो आई मीन्स मैंने भी होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंस को बनाने के लिए, हिंदी सेंस बन जाए इसलिए उसको मैं को मैंने लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर आई होगा। इसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने की, तो राइट हमने लिख दिया। इसके बाद दिस बुक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो डिड आई राइट दिस बुक, क्या मैंने इस किताब को लिखा, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। तो ये था गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो इन्हें सबसे पहले लिखेंगे। यस बिल्कुल, अगर वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक आता है, जैसे देखिए यहाँ पर क्यों आया हुआ है, तो अगर क्यों आ गया तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यों की इंग्लिश बनेगी, अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले आती है, अर्थात व्हाई। तो सबसे पहले ध्यान देना इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, इसके बाद सेम फार्मूला डिड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमने लिख दिया व्हाई, इसके बाद आपको डिड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा है पिताजी, पिताजी ने यह कार क्यों नहीं खरीदी, तो कार को खरीदने वाले अर्थात फादर हैं, यही हमारा सब्जेक्ट है, तो व्हाई डिड फादर। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई, इसके बाद दिस कार हमारा ऑब्जेक्ट है, यह कार, दिस कार इंग्लिश बनेगी, हमारा ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड में कुछ नहीं, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। सो गाइस ये थे इंट्रोगेटिव के 2 विशेष नियम, जो कि वाक्य क्या से शुरू होने वाले और जब वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। अब यहाँ पर कभी कभी सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में भी आ जाता है कि इंट्रोगेटिव में ही नेगेटिव आ जाता है। सो गाइस नेगेटिव करने के लिए ना बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या कर देना है, नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। डिड आई नॉट राइट दिस बुक, यदि सेंटेंस नेगेटिव भी हो जाए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाए, क्या मैंने इस किताब को नहीं लिखा, ऐसा लिखा है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देना है, बाकी सेम मैटर है। पिताजी ने यह कार क्यों नहीं खरीदी, तो अगर नहीं आ जाता है तो आपको सबसे पहले यहाँ फादर मतलब सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है, तो यहाँ पर फादर के तुरंत बाद आपको नॉट ऐड करना है। तो ये एक और विशेष नियम हो गया क्या, कि अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे
कुछ विशेष पास्ट इंडिफिनिट में कुछ विशेष रूल्स होते हैं जो नियम को नहीं मानते हैं। जो अभी तक आपने जो भी रूल्स पढ़े हैं उनको थोड़ा सा वो तोड़ देते हैं, बिल्कुल साइड में होते हैं, तो उनको भी थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर वो रूल्स कौन से हैं। तो विशेष रूल्स में हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें विशेष क्या है? रूल नंबर 1, जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो, कोई ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना है। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्या होता है? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है यदि सब्जेक्ट ना हो। और हेल्पिंग वर्ब, दो चीज़ याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सो फार्मूला अगर देखें तो क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, बिल्कुल आएगा, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसमें जब सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत नहीं होगी और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको लगाना है। जैसे एक वाक्य देखते हैं, आपको हिंदी किसने पढ़ाया। इस वाक्य में क्या नहीं है? इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। तो जब सब्जेक्ट नहीं दिया गया तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, आपको सीधे इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है। तो किसने पढ़ाया अर्थात कौन है पढ़ाने वाला, यहाँ पर हु आएगा सबसे पहले, हु। इसके बाद आपको मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ने लगा दिया, पढ़ाने की टीच होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है टॉट, तो हमने लगाया टॉट, हु टॉट। अब किसे पढ़ाया जा रहा है? ऑब्जेक्ट हमारा कौन है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो हैं, एक तो हिंदी और एक आपको, तो आप किसी को भी आगे लिख सकते हैं। हु टॉट यू, हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा हुआ है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे लिखा हुआ है। हु टॉट यू हिंदी। अगर हम चाहते तो हिंदी पहले लिख सकते थे, तो अगर यू हम पीछे लेके जाते तो यू के पहले हमें ऐड करना पड़ता टू यू हो जाता। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आपको याद रखना है। कल मैच कौन जीता? हु वन द मैच यस्टरडे। यहाँ पर भी सेम फार्मूले लग रहे हैं। सबसे पहले हु आया, हु लिखेंगे, क्यों हु आएगा? क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट आएगा जो कि ये द मैच ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपकी टाइमिंग दिखाने वाला, और इंट्रोगेटिव वर्ड आपको ऐड करना है। तो गाइस ये था स्पेशल रूल इंट्रोगेटिव में। अब कभी कभी नेगेटिव में भी एक रूल होता है जो आपको सीखना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। स्पेशल रूल में नेगेटिव में क्या है? जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो, किसी वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है, तो यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, मतलब डिड नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि नेवर के साथ आपको क्या करना है? नेवर के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। ये विशेष नियम है, ये आपको सीखना है। अब फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल सब्जेक्ट तो आएगा। इसके बाद क्या आने वाला है? नेवर। नेवर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब के रूप में लग सकता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह ले लेगा। तो सब्जेक्ट नेवर, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब सर एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। देखिए यहाँ पर कभी नहीं आया हो, तो जब भी कभी नहीं आया हो तो आपको रूल थोड़ा सा याद रखना है। सब्जेक्ट आएगा, नेवर आएगा और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई नेवर। मेन वर्ब हमारा देखना, तो देखने की सेकेंड फॉर्म होती है शा, तो आई नेवर शा। क्या नहीं देखा? ताजमहल। अब ताजमहल चूँकि हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है तो आपको द लगाना ही है, तो आई नेवर शा द ताजमहल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसने यह किताब कभी नहीं पढ़ा, फिर कभी नहीं आ गया, फिर सेम फार्मूला, ही सब्जेक्ट आएगा, नेवर, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ही नेवर रीड दिस बुक। सो गाइस ये थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपके कोई भी रूल्स ना छूटे हों, और बहुत ईजिली तरीके से अगर आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आराम से कंसंट्रेशन पावर लगा करके देखते हैं तो ये वीडियो आपको पूर्ण रूप से समझ में आने वाला है और दोबारा कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस ये कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ नियम थे पास्ट इंडेफिनिट में
जो आपको सीखने चाहिए और आप बहुत ईजिली से इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय, सी यू सून।